नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर कैसे खतरा मंडरा रहा है उसका नमूना आपके सामने थोड़ा रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये आप जानते ही हैं कि पीएम की कुर्सी पर बैठने से पहले नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात मॉडल का खूब ढिंढोरा पीटा था। गुजरात मॉडल, पूरे हिंदुस्तान को गुजरात मॉडल में बदल देंगे। लेकिन अब गुजरात क्या पूरे देश का जो हाल हो गया है, गुजरात ही नहीं पूरे देश का जो हाल हो गया है, और या कहें तो मोदी जी ने जो कर दिया है, वो खाली कनस्तर लिए हुए डीजल के लिए दौड़ते लोगों या पानी के लिए 45 फीट के सूखे कुएं में उतरती महिलाओं को देखकर समझा जा सकता है। चलिए सबसे पहले मोदी के गुजरात का ही हाल देखते हैं। ज़रा स्क्रीन पर उस तस्वीर को लेके आते हैं। ये देखिए तस्वीर। इससे पहले एक दूसरी तस्वीर लेके आइए। ये तस्वीर नहीं, एक दूसरी तस्वीर है, वो लेके आइए। और उसमें भी वीडियो लेके आइए, जिसमें ऑलरेडी एक महिला, जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे थे, महिला कैसे नीचे उतरती है, ज़रा उसको देखते हैं। आई इससे पहले तो ये गुजरात मॉडल का सच है, जहां वलसाड में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पीने के पानी के लिए हर रोज 45 फीट के गड्ढे में उतरते हैं। आपको बता दूं कि गुजरात में करीब 31 साल से बीजेपी की सरकार है। मोदी वहां 3 बार मुख्यमंत्री रहे, और अब भी गुजरात सरकार पर मोदी और अमित शाह की मर्जी ही देखी जाती है। लेकिन वहां की जनता किस हाल में है, किस हाल में जी रही है, देख लीजिए। कांग्रेस ने इस हाल पर एक मीम बनाया है, जिसमें मोदी मेलोनी को गुजरात का हाल दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, देखो मेरा काम, देख रहे हैं। इसका क्रेडिट मोदी को है। ये तस्वीर आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि पानी का ये संकट केवल गुजरात में है, बल्कि देश के बड़े हिस्से में आम लोगों को पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल की कमी, महंगाई सबसे जूझना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि देश भर के ट्रांसपोर्टर्स के संगठन AITWA यानी ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने माल ढुलाई के भाड़े में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। भाड़े में बढ़ोतरी का ऐलान, और इस संगठन ने फ्यूल एडजस्टमेंट फैक्टर यानी FAF लागू करने का फैसला किया है, जो 20 मई 2026 से लागू हो चुका है। इसका फॉर्मूला ये है कि 15 मई 2026 की डीजल की कीमत को आधार मानते हुए आगे जब भी डीजल 1 रुपये प्रति लीटर बढ़ेगा, यानी तो फ्रेट रेट में 0.65% की बढ़ोतरी की जाएगी, और अपने आप ये जुड़ जाएगी। माल ढुलाई महंगा होने का मतलब आप जानते हैं कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों का महंगा होना। दूध, ब्रेड, अनाज, तेल, पहले ये सब महंगे हो चुके हैं, अब इनकी कीमतें और बढ़ेंगी, आसमान छुएंगी। सरकार कहेगी कि हॉर्मुज बंद होने के कारण ये संकट आया है, लेकिन हॉर्मुज तो 2 मार्च से बंद है, और ये मई खत्म होने वाला है। और राहुल गांधी ने तभी इस संकट की चेतावनी दी थी, तब सरकार ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, और अब मोदी खुद राष्ट्र के नाम संबोधन करके सच्चाई क्यों नहीं बता देते हैं कि आखिर उन्होंने गलती कहां की। सार्वजनिक सभा में या सोशल मीडिया पर अपील करने का क्या मतलब है। कांग्रेस ने तो बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश भी किया है। आइए जरा कांग्रेस के इस दूसरे एक और वीडियो दिखाता हूं। उस वीडियो में कांग्रेस कैसे दिखा रही है, कह रही है। यहां पर 2 वीडियो, ये देखिए, इसको जरा ले आइए स्क्रीन पर, इसको सुनते हैं क्या कह रही है कांग्रेस। There has been no shortage anywhere. Every petrol pump in the country has. तो ये देख रहे थे, यहां पर इन दोनों वीडियो में सच और झूठ सबको दिख रहा है। एक तरफ पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, कह रहे हैं तेल गैस की कमी नहीं है, और यहां पर मारामारी मची हुई है, ये आप देख रहे हैं। खाली कैंस के साथ लोगों के दौड़ने की तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना की हैं, क्योंकि वहां पेट्रोल पंप पर डीजल खत्म था, और जब टैंकर आया तो बैरिकेडिंग करनी पड़ी। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा है कि झूठ की फैक्ट्री है। ये जो अभी आपको दिखा रहा था ऊपर देखिए, झूठ की फैक्ट्री है।
दरअसल इस वक्त देश का जो हाल है उसमें फिर कांग्रेस से लोगों के मुद्दे लेकर सड़कों पर उतर रही है, चाहे वो महंगाई का मसला हो या पेपर का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो। आपको बता दूं कि आज हरियाणा में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। ये देखिए, ये रैली कांग्रेस ने निकाली है और आप जानते हैं तापमान कितना है, 45 डिग्री तापमान है। नीट पेपर लीक पर भी कांग्रेस भीषण गर्मी में सड़कों पर है। अब गोदी मीडिया कांग्रेस के विरोध को नहीं दिखाता क्योंकि इसमें मोदी की नाकामी पर मुहर लग जाएगी। हालांकि इस समय कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी खूब चर्चा में है। देश के कई बड़े नेता सीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, विदेशी मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। लोग इसके एजेंडे पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ गुस्सा निकल रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो गुस्सा सोशल मीडिया पर प्रकट हो रहा है, क्या उससे बदलाव आएगा या कांग्रेस जनता के मुद्दे के साथ जिस तरह सड़कों पर उतरी हुई है उससे बदलाव आएगा। एक बात और बता दूं कि इधर कांग्रेस ने नीट पेपर लीक को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाया है। ये जो तस्वीर है ये नीट पेपर लीक और उसके अलावा महंगाई और तमाम मुद्दे हैं, राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। उधर गुरुवार को शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें एनटीए जो नीट पेपर एग्जाम करवाता है वो एनटीए ने कहा कि नीट यूजी 2026 परीक्षा को पेपर लीक नहीं कहा जा सकता है। बीजेपी सांसदों ने भी बैठक में लीक शब्द का इस्तेमाल किए जाने का विरोध किया। अब कोई बीजेपी से पूछे कि अगर पेपर लीक नहीं था तो पूरी परीक्षा रद्द क्यों हुई और दोबारा क्यों हो रही है? क्या कुछ सवालों का बाहर आना ही पेपर लीक नहीं कहा जाएगा? क्या बीजेपी अब चोरी की भी नई परिभाषा बनाएगी जिसमें चोर ही तय करेंगे कि कौन सी चीज चुराना चोरी माना जाएगा और कौन सी नहीं? बहुत अलग तरह की परिभाषा है। इन सब के अलावा बहुत कुछ इस देश में, बहुत कुछ कोर्ट में, और उन तमाम चीज़ों को अगर जोड़ेंगे आप तो फिर सड़कों पे जो दिखाई दे रहा है, ये जो तस्वीर कल की तस्वीर है राजस्थान की, ऐसी तस्वीर दिखने वाली है आने वाले समय में और भी ज़्यादा। आइए दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि मोदी मॉडल का सच सामने आने के बाद भी क्या जनता अनदेखा करती रहेगी और आखिर में इसकी कीमत किसे चुकाना पड़ेगी? बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि आखिर सड़क पर जनता है तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी मॉडल का जो सच है वो सामने आ रहा है और इससे क्या कुछ सबक लेने की ज़रूरत सरकार को है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। 4 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु जी हैं, हमारे साथ प्रशांत जी हैं, हमारे साथ स्वामी जी हैं और सुनील शुक्ला जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। स्वामी जी, मोदी मॉडल, एक तस्वीर 45 फीट नीचे, ये कांग्रेस ने मीम बनाया है, देखो मेरा काम, दिखा रहे हैं मेलोनी को। लेकिन बात यहीं तक नहीं आती है। ये मीम सब तो चलते रहेंगे। सच्चाई ये है कि ये गुजरात मॉडल है। फिर अभी आपने देखा, दूसरी तस्वीर देख ली जिसमें कैसे कैंस लेके दौड़ रहे हैं लोग डीजल के लिए। और इसी दिल्ली एनसीआर में टैक्सी वालों की हड़ताल चल रही है। कल से 3 दिनों की हड़ताल है प्राइवेट टैक्सी वालों की। ये हम लोग देख रहे हैं। गर्मी का आलम हम लोग देख ही रहे हैं। इसके अलावा बिजली की कटौती भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये सब कुछ देख रहे हैं। ज़ीरो पावर कट कहते थे, फ्री बिजली देंगे, ये बातें होती रहीं। बहुत कुछ है। अगर देखा जाए तो मूल मुद्दे, जो जड़ के मुद्दे हैं, उनको अगर कुरेदने की कोशिश करें तो क्या नहीं दिखाई देगा। और इन सब के बीच लेकिन नरेंद्र मोदी, और सबसे बड़ी बात, चूँकि आप प्राध्यापक भी हैं, आप जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम में छात्र जो हैं आज, और कितने छात्रों ने आत्महत्या कर ली, और उसके बाद इसे कह रही है संसदीय समिति की ये, और वो भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये लीक नहीं है। स्वामी जी देखिए राजीव जी, ये बड़े अफसोस की बात है क्योंकि मैं तो गुजरात जाता रहता था। 2014 के बाद भी जाता था और बाद उसके पहले भी जाता था और बाद भी जाता रहा। जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोग गुजरात जिन्होंने नहीं देखा था और जिन्होंने कंपैरिजन नहीं किया था उसका तमिलनाडु से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से और केरला से, वो लोग तो ये समझ गए और ऐसा मीडिया के माध्यम से बता दिया गया जैसे गुजरात मॉडल बहुत बढ़िया मॉडल है।
वास्तविकता में तो असली मॉडल जो है हमारे देश के लिए, जिसका आदर्श हमको मानना चाहिए, वो साउथ के स्टेट्स हैं। वो तमिलनाडु है, वो आंध्र प्रदेश है। और वहां पे आपको जैसे पता ही है कि केरला के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी को उन्होंने इरेडिकेट कर दिया है। लिटरेसी रेट 100% है। वहां का आदमी जो है समृद्ध है। तमिलनाडु के अंदर, तेलंगाना के अंदर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती। गुजरात के अंदर मैंने ये देखा है, मैंने एक इंडस्ट्रियल विजिट की, सारे वहां पे जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स थे उनका अध्ययन किया। वहां पे इतनी गंदगी है, निष्कासी का कोई वो नहीं है। गरीब भीषण रूप से गरीब है, और अमीर ऐसा अमीर है कि वो बोरों में पैसा लाके आयोजनों में ऊपर से नीचे गिराता है। लेकिन चलिए, हिंदुस्तान की जनता ने गुजरात मॉडल पता नहीं क्या समझा, और आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुजरात मॉडल बन गया है। वहां मोरबी का पुल गिरता है, वहां पे रोज कोई ना कोई दुर्घटना होती है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो होने लगी है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय देश के अंदर जितना आक्रोश था और जो है और जो प्रकट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला वास्तविकता में इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो अपोजिशन के लोग थे उनको इतना डिस्क्रेडिट कर दिया था, जैसे राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट कर दिया। वरना मेरी निगाह में तो राहुल गांधी एक ऐसा नेता है, जैसा नेता देश को आवश्यकता है, जो बिल्कुल अपने पिता राजीव गांधी जैसा है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा है, जिसको ज्ञान भी है, इंटरनेशनल रिलेशंस का भी ज्ञान है। लेकिन उनकी छवि को ये पूंजीपतियों ने और गोदी मीडिया ने इतना ज्यादा बिगाड़ दिया था कि वो एक, जिसे कहते हैं, अच्छा फिर गोदी मीडिया अगर चीजें नहीं दिखाएगा, जैसे अब चलिए प्रेरणा लेके जो ये हुआ है पिछले 3-4 दिन के अंदर घटना घटी है, डोटासरा साहब ने राजस्थान के अंदर जैसे 50-60 हजार आदमी लेके उन्होंने सड़क पे उतरे, हरियाणा में उतरे, पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर उतरे। हम देख रहे हैं कि कांग्रेसियों के अंदर जान आ गई है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि एक ऐसी शक्ति भी उभर रही है जो कि 4 दिन के अंदर 2 करोड़ उनकी मेंबरशिप हो गई है। और इसके प्रेरणा लेके देखिए, मैं तो केवल एक चीज चाहता हूं, देखिए मेरे देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बचा रहना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, मेरे देश के लोगों को, बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, गरीबों का वेतन बढ़ना चाहिए, और अमीरों को जो 14 लाख करोड़ माफ किए गए हैं वो नहीं होना चाहिए। उनको विदेश छोड़ के, रेड कॉर्नर नोटिस को विड्रॉ करके विदेश भागने में मदद नहीं करनी चाहिए। और इसलिए आज के तारीख में जो भी शक्ति लड़ेगी, देखिए मैं तो ये राजीव जी बिल्कुल साफ कहता हूं, मेरे कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसी सरकार मैंने पिछले 80 साल में, जब से देश स्वतंत्र हुआ है, और 74 साल में जब से मैंने होश संभाला है, मैंने ये देखा है इस देश के अंदर ऐसी सरकार मैंने कभी नहीं देखी जो इतनी ज्यादा संवेदनहीन हो। किसानों की मौत हो जाए तो कहा जाए कि साहब मेरी वजह से तो नहीं मरे हैं। यहाँ 4-5 छात्र बेचारे 17-18 साल के बच्चे आत्महत्या कर लें और आप कहें कि साहब पेपर लीक नहीं हुआ है। तो देखिए, एक नई पार्टी का भी उदय हुआ है जिसने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत रेजिग्नेशन देना चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मुहिम चलनी चाहिए, एक ऐसा, सारी पार्टियों को, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है, मुहिम चलाना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। और ये भी बात बिल्कुल पक्की है जो उन्होंने कहा है कि जजेस जो हैं, जो रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े पदों पे चले जाते हैं, राज्यपाल बन जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। कास्ट रिलीजन की कोई बात नहीं, 50% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और अगर इससे प्रेरणा लेके अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी सब सड़क पे उतरते हैं, जिसका निवेदन हम 1 महीने से कर रहे हैं कि आप, हमारे लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप हैं, कोठियों में आप रहते हैं, सड़क पे उतरिए। और जो ये पानी जिस तरह झेला है, और जैसे डोटासरा को मैंने देखा है, वो खड़े होकर लड़ रहे हैं। देखिए, अब एक कंपटीशन शुरू हो जाना चाहिए, या तो मिल के लड़ो या अलग अलग लड़ो, लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाओ। और जो भी इस युद्ध में, देखिए मैं तो एक डायलॉग कहता हूं राजीव जी, जो भी रावण मेघनाद वध करे वही मेरे राम। मेरे को केवल पाप का, अधर्म का, असत्य का नाश चाहिए। भगवान प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानने वाला मैं एक सनातनी हूं। जो भी असत्य और अधर्म का नाश करे, और यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया में जिस प्रकार से बेईमानी करके हमारे देश के अंदर गोडसेवाद को बढ़ावा दिया गया है, जो भी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। आज मैंने एक निर्णय लिया है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि वो निर्णय जहां मैंने लिया है, अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते हैं या दिग्भ्रमित होते हैं और दूसरा कोई उनके खिलाफ आज के हमारे देश के लिए संघर्ष करता है, मैं तुरंत बदल लूंगा। मैंने कोई शादी नहीं की है, कोई कमिटमेंट नहीं है मेरा। आज मैं उस बच्चों के साथ हूं, जनजी के साथ हूं, और उस लगन के साथ हूं जहां 2 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे होकर और इस तानाशाह सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन
आइए कंपटीशन कीजिए, सड़कों पे उतरिए, लाठी खाइए, लेकिन हमारे देश की जुडिशरी को, हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे देश के पॉलिटिशियन को संवेदनशील होना चाहिए। और ये नौटंकी, ये नाटक जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान का चला चला के आपने मेरे देश को कमजोर कर दिया है, हमारी सीमाओं को असुरक्षित कर दिया है, जो भी इस लड़ाई में आगे बढ़ेगा हम जैसे लोग उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमें अपने देश के संविधान को बचाना है, अपने देश के लोकतंत्र को बचाना है। स्वामी जी, सबसे पहले राहुल गांधी ने इस्तीफा मांगा था धर्मेंद्र प्रधान से, एक बार नहीं कई, उसमें अभी नीट वाले मामले में तो ट्वीट करके हैशटैग प्रधान इस्तीफा दो, रिजाइन प्रधान, आप देखे होंगे। तो वो लगातार कर रहे हैं, बाकी ठीक है। और लोग कॉकरोच पार्टी भी बन रही है, बहुत कुछ है, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उस मूल मुद्दे के साथ मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं कि सड़क पे 45 डिग्री, हम लोग 5 मिनट बाहर खड़े नहीं हो सकते, हालत ख़राब हो जा रही है। और वहाँ 45 डिग्री तापमान में ये सड़कों पे लाठियाँ खा रहे हैं और उनको खींचा जा रहा है, उनके ऊपर जूते चलाए जा रहे हैं, सब कुछ है। वाटर कैनन तो हम देख ही रहे हैं, वाटर कैनन से तो थोड़ा फ़ायदा ही होगा, थोड़ी ठंडक मिलेगी गर्मी में, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत कष्टदायक हैं, दुखदाई हैं। और वो काम अगर कांग्रेस अगर कोई चाहे वो कांग्रेस रहे, कोई भी पार्टी रहे, लेकिन आज चूंकि कांग्रेस दिखाई दे रही है इसलिए कह रहा हूँ, और ये दिखाने की ज़रूरत भी है। मैं ये कहूँगा कि अगर आप जहाँ कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट की बात होनी चाहिए, वहाँ अगर एक तीसरा मुद्दा जो सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे यूनाइट हो रहे हैं, 2 करोड़ लोग वहाँ कॉकरोच पार्टी में इकट्ठा हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात दूसरी है कि सड़कों पे, अभी आप कह रहे थे स्वामी जी कि सड़क पे दिखाई देना चाहिए, और आप 5 राज्यों के रिजल्ट वाले दिन भी वही कह रहे थे कि सड़क पे दिखना चाहिए विपक्ष। और विपक्ष में एक सबसे बड़ी पार्टी जो विपक्ष की है कांग्रेस पार्टी, वो सड़क पे दिखाई दे रही है, लगातार इस गर्मी में दिखाई दे रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा कमेंट आपसे लूंगा स्वामी जी, फिर आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। देखिए राजीव जी, मैं तो ये निवेदन करूंगा, अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर सड़क पे उतर आएंगे तो पूरे हिंदुस्तान की सड़कें जाम हो जाएंगी, जो उनको सहयोग मिलता है और उनको लोग आदर्श मानते हैं। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा, सड़क पे उतर आइए। क्या होगा? लाठी चलाएंगे, जेल भेज देंगे, कुछ करेंगे, परेशान करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन देखिए महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं आप। हम लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अस्त्र नहीं उठाएंगे, किसी को घाव नहीं पहुंचाएंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अपने शरीर पे अगर इस अत्याचार की लाठियां हमको सहनी पड़ेंगी तो हम सहेंगे, क्योंकि देश के लोकतंत्र। तो ये शुरुआत है राजीव जी, ये अच्छी शुरुआत है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जितने नेता हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी, आइए सड़क पे उतरिए, गांधीवादी अहिंसात्मक लोकतांत्रिक तरीके से उतरिए, एक दिन में दिशा बदल जाएगी। लेकिन जो लोग ये आरोप लगाते हैं, सत्ता पक्ष वाले बड़े सुविधा के साथ कहते हैं ये राजकुमार हैं, ये युवराज हैं, तो आइए सड़क पे उतरिए। आप जाते हैं, आप कुलियों के पास जाते हैं, आप गरीबों के पास जाते हैं, उन्हें गले मिलते हैं, उनसे लगते हैं। लेकिन अब ये समय आ गया है, निर्णायक समय आ गया है, महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए सड़क पे उतरिए, हम आपके साथ उतरेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं इस प्रकार की तानाशाह सरकार और इस प्रकार से सबका शोषण करने वाली सरकार और पूंजीपतियों की मददगार सरकार को हटना चाहिए। जो भी हटाएगा हम उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रशांत जी, देखिए राजीव जी, शुरू में जो आपने कहा कि देश में विकास की तस्वीर आपने दिखाई, अब मैं उसका कारण बताता हूं और आपकी आंखें खुल जाएंगी जो फिगर मैं आपको बताऊंगा। 10 साल में मोदी सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर कितना रुपया कमाया है? 65 लाख करोड़ रुपए, 65 लाख करोड़। और उस जमाने में भी कमाया जब कोरोना के दौरान $40 भी हो गया था क्रूड ऑयल। जब मोदी सरकार आई तो $50-60 तक चल रहा था। दुगना तो अब हुआ है ना, जब क्राइसिस आई है ईरान में, हॉर्मुज बंद हुआ, तब दुगना हुआ। तो 10 साल मोदी सरकार ने 65 लाख करोड़ रुपए पैसा कमाया और 1 रुपया भी कंज्यूमर को नहीं दिया। आपको याद है कि कभी पेट्रोल डीजल के दाम कम भी हुए हो?
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुए तो यहाँ भी कम हुए। तो वो पैसा जो कमाया वो कहाँ लगा? सरकार कहती कि जी हम विकास के काम में लगाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, विकास के काम में लगाते हैं। तो तस्वीरें क्यों हैं? फिर आपको इतने सारे लोगों को अ, अनाज क्यों देना पड़ रहा है? 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों देना पड़ रहा है आपको मुफ्त में? तो ये तस्वीर कहाँ जा, ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्या सरकारी खजाने का पैसा सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए काम आ रहा है कि चुनाव आने वाले हो 10,000 रुपये बांट दो, 2,500 रुपये बांट दो? तो सरकारी खजाने से चुनाव लड़ने का काम हो रहा है। और ये देश की जनता को समझना है कि उसको ऐसी सत्ता चाहिए जो उसके नौकरियां दे, उसका जीवन खुशहाल बनाए, या जब चुनाव आए तो 10,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल दे और आप जाके वोट डालो। हालांकि मुझे उस पर संदेह है कि वो पैसा आने के बाद लोग वोट डालते, क्योंकि वो ज्ञानेश कुमार का भी एक कारनामा है जो चलता है। लेकिन ये हो रहा है। मैं तमाम सेक्टर की बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। देश में बड़े परिवर्तन की आहट है। दो तो बयान हमारे सामने। देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि जी सोना मत खरीदो, आप विदेश यात्राओं मत जाओ, आप पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, घर से काम करो, घर से मत निकलो। ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। और देश के सबसे बड़े उद्योगपति बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत के लोगों से कमाया हुआ पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि पैसा मत खर्च करो, बचाओ, हमारे पास सरकार की स्थिति खराब है। देश का सबसे बड़ा उद्योगपति अमेरिका में निवेश कर रहा है। तो दुनिया के किस देश का उद्योगपति भारत में पैसा लगाएगा? कोई लगाएगा? कोई एफडीआई आएगा यहाँ पे? कोई क्यों लगाएगा? जब आपके देश के उद्योगपति अंबानी अडानी भारत का पैसा बाहर लगाएंगे। अभी हमने देखा कि हॉर्मूज की क्राइसिस के दौरान स्टॉक मार्केट गिरा और 45 लाख करोड़ बाहर निकल गया। उसमें बड़े पैमाने पर जो पैसा है, बड़ा सेगमेंट उसमें विदेशी मुद्रा का है। एफडीआई की जो ग्रोथ है वो है नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो ये स्थिति है। और एक नई प्रकार की राजनीति भी हम देख रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, अब कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया गया। हैरत में डालने वाली बात है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा कि साहब ये सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए इसको ब्लॉक किया गया। एक ट्विटर अकाउंट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे हो सकता है? कोई समझाए हमको। ये क्या ट्विटर अकाउंट से कोई यहाँ पे विस्फोट किए जा सकते हैं? आज 22 मई है राजीव जी। 22 अप्रैल को ही पहलगाम में हमला हुआ था। देश के 26 लोग मारे गए थे। वो आतंकवादी आए, गोलियों से भूना और चले गए। इंटेलिजेंस ब्यूरो को खबर नहीं थी। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ट्विटर अकाउंट बंद करने की सलाह दे रहा है। आतंकवादियों को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे ये। तो ये है मोदी सरकार। विदेश सेवा, जिसको बड़ा एलीट माना जाता था, मैंने बरसों विदेश मंत्रालय भी देखा है, कवर किया है, आप भी प्रधानमंत्रियों के साथ गए हैं, और बहुत एलीट सर्विस। उनका एक सेक्रेटरी जाकर विदेश में किस तरीके की भाषण दे रहा है। उसने अपना जो सिविल सर्विसेज इम्तिहान के लिए नोट्स बनाए होंगे वो जाके पढ़ दिया। बहुत शर्मनाक परफॉर्मेंस, मजाक उड़वाने वाली। प्रधानमंत्री ट्रॉफियां बांट रहे हैं राष्ट्राध्यक्षों को, प्रधानमंत्रियों को दूसरे देश के। तो ये इसको कहते हैं कि बिल्कुल एकदम जो जिसको कि अंधेर नगरी चौपट राजा।
इससे बेहतर मिसाल कहाँ मिलेगी आपको? जो महिला को आप दिखा रहे थे कि पीने का पानी के लिए कितना फीट नीचे वो जाके ला रही है, मुझे कोई ये व्यक्ति ये पानी पी कर दिखा दे। आप उस पानी का रंग देखिए। मैं देख रहा था वो पानी जब वो पानी पीने के बाद क्या वो बच्चों की हेल्थ बनेगी, क्या सेहत बनेगी? कुपोषण में आपने पैसा नहीं खर्च किया, स्कूल आप बंद कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज में पैसा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो। तो ये एकदम मिसप्लेस्ड है। और एक जो अच्छा एक जो दो अच्छे संकेत मिले कि कॉकरोच जनता पार्टी अच्छा संकेत मानूंगा मैं। उसके बाद में देखेंगे हम आगे क्या होगा, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन उसमें जो युवा जुड़े हैं, मैं उनके प्रति देख रहा हूँ कि उनका एक गुस्सा है, उस गुस्से को एक प्लेटफॉर्म मिल गया और वो वहाँ चले गए, और उसका ओवरनाइट असर हुआ है। और उसका असर राजीव जी सुप्रीम कोर्ट को भी पर भी हो रहा है। एनसीईआरटी पे उन्होंने जो अपने फैसले दिए थे उसको वापस लिया है, ये असर हो रहा है। ये काम मीडिया नहीं कर रहा था। अगर मीडिया ठीक होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी ठीक होगा, ज्ञानेश कुमार भी ठीक होंगे, सरकार भी काम करेगी। लेकिन केवल नारेबाजी चल रही है। और एक बड़ा परिवर्तन बंगाल से देखने को मिल रहा है, जो वहाँ बकरीद के समय गाय ना खरीदने का फैसला लोगों ने किया। उसके बारे में चर्चा करेंगे सेकेंड राउंड। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बंगाल में और गाय की सियासत, देश में गाय की सियासत, इस पर बात होनी चाहिए। बकरीद सामने है और उससे पहले बकरीद की बात हम करेंगे और गाय की सियासत की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देश की सियासत में और उसमें भी नरेंद्र मोदी की सियासत किस दिशा में जा रही है और यहाँ अलग अलग जो मसले हैं वो क्यों उभर के आ रहे हैं सामने, ये समझना ज़रूरी है। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूँ ज़रा जल्दी से, और ये आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुजरात मॉडल की तस्वीर या आज की तारीख में एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान है, वो संसदीय समिति की जो रिपोर्ट है, जिसमें जो वक्तव्य है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें नीट को कहा जा रहा है कि ये संसद की स्थायी समिति ने जो कहा है कि पेपर लीक नहीं कहा जा सकता इसको। अगर पेपर लीक नहीं है तो सवाल ये उठता है कि आपने एग्ज़ाम रद्द क्यों करवाए फिर? लीक की परिभाषा क्या है? और इतने छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो क्या है? क्या ये हर मामले में अलग अलग ढंग से घिरी हुई सरकार फिर भी कुछ और जुगत में नज़र आती है? क्या कुछ है, क्या कुछ आप देखते हैं? धन्यवाद राजीव जी। क्या इस सरकार को कभी भी किसी मसले पर आपने डिनायल नोट के अलावा कहीं पाया है? किसी भ्रष्टाचार के मसले पर, किसी सरकारी विफलता के सवाल पर, किसी सरकार की कमजोरी के मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर अगर आप बात कीजिए तो क्या यह सरकार कभी भी स्वीकार करती कि हाँ गड़बड़ी हुई है? क्या जब कभी भी किसी विफलता को लेकर के विपक्ष ने कोई बात कहने की कोशिश की तो उसको स्वीकार किया गया? एप्स्टीन फाइल्स का मसला आपके सामने है। पूरे पार्लियामेंट में कितना हंगामा हुआ, दुनिया में कितनी हंगामा हुआ, दुनिया के विभिन्न देशों में तमाम नेताओं को इस्तीफे देने पड़े। ब्रिटेन में वहाँ के राजा के सगे भाई को गिरफ्तार किया गया। हमारे यहाँ क्या हुआ? कोई बात हुई? कहीं कोई चर्चा हुई? आज मामला पूरा का पूरा खत्म। सम्मानित मंत्री जी भी एकदम रोज बयान देते हैं कि डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये आपकी स्थिति है। आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, क्या हुआ उसके ऊपर? कभी सरकार ने स्वीकार किया कि इसमें क्या जो चीज़ें बातें कही गई हैं उसको हम जांच कराएंगे, देखेंगे, सुनेंगे? कोई बात कही, लगातार डिनायल नोट में रही। न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ तो एक दिखावे की जांच भी करा दी गई। अभी अडानी साहब के ऊपर जो जिससे उन्होंने अमेरिका में एक पैचअप कर लिया, समझौता कर लिया कोर्ट के बाहर, उस मामले में सीधा सीधा आरोप उनके ऊपर था कि भारत में अधिकारियों को रिश्वत दी गई। अब देखा कभी किसी बात भी की कि नहीं जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, जो आरोप लगे हैं उसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट आनी चाहिए? कोई बात नहीं हुई। तो इस सरकार से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। आज जिस संसदीय समिति की बात कर रहे हैं उस संसदीय समिति में
एनटीए के चेयरमैन साहब जोशी जी मौजूद थे वहाँ, उन्होंने उनका वक्तव्य चल रहा था। उसके ठीक पहले जो चेयरमैन कह रहे हैं, जब ये विवाद खड़ा हुआ, तब उस समय जो जहाँ के डीजी हैं, मिस्टर आशीष सिंह है, उनका ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने कहा कि हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। अरे आप एक गलती स्वीकार कर रहे हैं और आज आप कह रहे हैं उसी संसदीय समिति के सामने नहीं, इसको पेपर लीक नहीं कहा जा सकता, तो क्या कहा जा सकता है? अगर पेपर लीक नहीं है तो है क्या? प्रश्न पत्रों की शुचिता मेंटेन रही, लड़के स्वीकार कर रहे हैं, पेपर बेचने वाले, पेपर खरीदने वाले पकड़े जा रहे हैं कि साहब इन्होंने खरीदा, इन्होंने बेचा, और आप कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ, तो हुआ क्या? फिर ये प्रश्न पत्रों में समानता क्यों है? फिर आपने इतने लोग गिरफ्तारी क्यों कर ली? किस बात के लिए कर ली? आप एक तरफ जब जनाक्रोश को दबाने के लिए इस तरह का नाटक करते हैं, उसके बाद एक तरह का बयान देने लगते हैं। जब लगातार 2 बार नीट की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट होने की एक पूरे देश भर में एक माहौल बनने लगा, तो आप ये बयान देने लगे नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ। क्या था ये बता दीजिए आप। कौन लोग हैं जो इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं? कौन लोग हैं जो आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी बड़ी संस्था को बदनाम करने में लगे हुए हैं? आप बता दीजिए। तो ये केवल इस सरकार का एक अपना है, वो हमेशा डिनायल नोट में रहती, कभी भी कुछ स्वीकार नहीं करती, और जो भी आरोप होते हैं उसकी चर्चा नहीं करती। हाँ, लोगों में विमर्श जरूर है। जिन विद्यार्थियों को इस नीट की परीक्षा से समस्या आई हुई है, वो सड़क पर चिल्ला रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कौन कौन लाभान्वित हुए हैं। एक ही परिवार के 3-3, 4-4 लोगों के का सिलेक्शन हो जाता है, जिनका अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे तो कोई आधार नहीं बनता, और उसके बाद भी कह देंगे नहीं 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 कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो ये इस सरकार की कार्यशैली है, और ये हम लगातार चलती चली आ रही है। लेकिन ये सरकार अपनी कार्यशैली अपना सकती है, लेकिन इनके डिनायल नोट में रहने पे जनता में भी उसके उन चीजों का असर नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री लगातार कहते रहे हैं कि पेट्रोलियम की गैस की कोई क्राइसिस नहीं है, तो फिर आपने क्यों कर दिया इसकी सीलिंग के 45 दिन और 35 दिन के पहले किसी को सिलेंडर एलपीजी का सिलेंडर गैस नहीं मिलेगा? अगर आपके पास मौजूद है तो जिसको जब जरूरत हो ले ले। आप तो यही नारा लगाते थे ना कि पूर्ववर्ती सरकारों में गैस का कनेक्शन लेने के लिए महीने भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। लोग तो रजिस्ट्रेशन करा लेते थे, आज तो आप रजिस्ट्रेशन में नहीं करा सकते। आज गैस से बुकिंग बंद है, कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। कहां पहुंचा दिया आपने? अगर गैस उपलब्ध है तो कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? लोगों को लाइन लगाना क्यों पड़ रहा है? अगर आपके पास पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धि है तो पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाने वाले कौन लोग हैं? ये लोग अपना जो केन लेकर के दौड़ रहे हैं, ये क्यों स्थिति है? ट्रैक्टर्स की लंबी लाइनें क्यों लगी हुई हैं? सीलिंग क्यों लग रही है पेट्रोल पंपों पर? किससे अधिक पेट्रोल हम आपको नहीं देंगे, इससे अधिक डीजल हम आपको नहीं देंगे? क्यों कहा जा रहा है कि अगर कोई ट्रैक्टर में या अपनी कृषि उपकरणों में, किसी वाहनों में अगर वो लेने के लिए आएगा डीजल, तो उससे कहा जाएगा अपना खसरा खतौनी दिखाइए? क्यों कर दिया आपने? तो इनका स्टेटमेंट अलग है और वास्तविक जो स्थितियां हैं वो अलग है, और कारण केवल यही है कि आप वस्तुस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। होर्मुज का संकट तो आ जाया है, तेल का संकट देश में तो आपने खुद पैदा किया। बात सही है कि जब कोरोना काल में न्यूनतम दर पे उपलब्ध था क्रूड ऑयल, तो उसका लाभ किसको दिया आपने? भारतीय नागरिकों को मिला या कुछ गिने हुए पूंजीपतियों को आपने दिया? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में न्यूनतम स्तर पर था क्रूड ऑयल, तो उस समय भी तो आप 100 रुपये, 95 रुपये, 96 रुपये बेच रहे थे हिंदुस्तान में। तब किसको आपने इसको राहत दी? आज जो आप महंगे दरों पर अलग अलग जगहों से आप पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं, तो आपकी विफलता, आपकी नीतिगत विफलताएं हैं वो। आपने ये रसिया से तेल लेना क्यों बंद कर दिया? भारत के नागरिक ने कहा था कि भारत के लोगों ने कहा कि नहीं रसिया से तेल मत लीजिए। आपने 2019 से ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में बैठ करके अभी कुछ दिन पहले कह के गए हैं कि मैं भारत को तेल बेचने के लिए तैयार हूं, उन्हीं शर्तों पर बेचने के लिए तैयार हूं जिसे हम पहले में दिया करता था। आप क्यों नहीं आगे बढ़ कहते कि हम ठीक है ले लेंगे? वेनेजुएला से अब आज एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि वेनेजुएला से तेल की जो आयात की स्थिति है वह पिछले महीनों की तुलना में बढ़ी है। कब बढ़ी? जब अमेरिका ने आपको छूट दिया तब आप वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू किया, उसके पहले आपने वेनेजुएला से तेल लेना बंद कर दिया।
तो अगर आप अपनी नीतियों के विफलताओं को आप स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हैं, आज आप जितने देश हैं अपने अगल बगल के, उन देशों में जो पेट्रोलियम पदार्थों और नेचुरल गैस के भंडारण की क्या स्थिति है, कितने दिन का भंडारण चीन कर सकता है, कितने दिन का भंडारण हम आप कर सकते हैं, कितने दिनों का भंडारण श्रीलंका कर सकता है, कितने दिनों का भंडारण हम आप कर सकते हैं। ये जब क्राइसिस शुरू हुई दुनिया में, तो दुनिया के तमाम देशों ने, जो जिसमें विकसित देश भी शामिल हैं, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश शामिल हैं, जिन्होंने अपने नागरिकों से एक वितव्यता बरतने की अपील की। आपने कब की? जब आपके जितने चुनावी कार्यक्रम है, दलीय हित के कार्यक्रम थे, सब पूरे हो गए, तब आपको याद आया। वही स्थिति जब आपको जो थी, जो आपने कोरोना के समय किया था। तो अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को दलीय हितों पर, चुनावी हितों पर वरीयता देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये हालात पैदा होंगे जो आपके सामने है। रुपए का अवमूल्यन हो रहा, उसकी बात ही नहीं करते। क्या आप उस रुपए के अवमूल्यन को रोकने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? कोई बात कर रहे हैं? जिस इटली के बारे में, इटली का बड़ा भारी भारी आपने यहाँ के रील्स जारी किए गए, 2025 तक वह उस इटली से हमारा लाभ का व्यापार था, हमारे पक्ष में झुका हुआ व्यापार था। अब वो घाटे में चला गया 2022 तक। पिछले 4 सालों से हम और आपसे घाटे का व्यापार कर रहे हैं। इस घाटे को पाटने के लिए आपकी यात्रा में कौन सी चर्चा हुई? कोई विवरण है दुनिया के, इस देश के सामने? जो लगातार हिंदुस्तान का व्यापार घाटा बढ़ता चला जा रहा है, निर्यात कम होता जा रहा है और आयात बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में कोई बात करने के लिए आप तैयार हैं? जी सुन लीजिए। तो यह जो डिनाइल की स्थिति है, उसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां जितनी कठिन है, उससे ज्यादा जो प्रभाव है वो सरकार की नीतियों का है। और उस सरकार अपनी नीतियों में सुधार करने के लिए तैयार नहीं, और वह यह सब कुछ आम आदमी की कीमत पे हो रहा है। आप नैरेटिव भले बना लें, लेकिन जो वास्तविकता है वो वास्तविकता देश की जनता के सामने है। और इसीलिए देश की जनता सड़कों पर, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, काकरोच पार्टी के बारे में बस एक बात मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से काकरोच पार्टी के माध्यम से युवाओं का आक्रोश सामने आया है, लेकिन यह मेरा अपना मानना यह है कि इस तरह के प्रयासों के पीछे जो मेन विपक्ष है, जो एक विकल्प की बात करता है, उनको भी कमजोर करने की कोशिश हो सकती है। काकरोच पार्टी के प्रति समर्थन हमारा हो है, लेकिन तब भी इनके ऊपर एक निगाह रखने की जरूरत होती है कि आखिर ये किसको लाभ पहुंचा रहा है, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि बिना विचार के, बिना किसी वैचारिक आधार के शुरू किया गया कोई भी आंदोलन, उससे कुछ हासिल नहीं होता। जो अन्य इसके लिए एक वैचारिक आधार पर किए जा रहे जो प्रयास होते हैं, वो कमजोर जरूर होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे आपके सामने आम आदमी पार्टी। ऐसे ही आम आदमी पार्टी उभरी थी, और पूरी आम आदमी पार्टी के अभियान के पीछे संघ था। उस आंदोलन को शुरू होने के पहले यही जो बड़े बड़े चेहरे हैं, सब ने आरएसएस के साथ बैठ करके सभाएं की थी, बैठकें की थी, योजनाएं बनाई थी, और उसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ। और उस आंदोलन के परिणाम से ये आई कि दक्षिणपंथी ताकतें कमजोर हुई। ऐसी ताकतें मजबूत हुई जो प्रो कारपोरेट है, जो आम आदमी के हितों को ध्यान में रख, जो अथॉरिटेरियन व्यवस्था में विश्वास करती। इसलिए मेरा अपना मानना है, ठीक है, एक आक्रोश की स्थिति है, स्वागत योग्य है, लेकिन यह क्यों है, कौन लोग इसको चला रहे हैं, किस लिए चला रहे हैं, परिणति इसकी क्या होनी है, वैचारिकी इनकी क्या है, निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। कौन लोग हैं, क्या है, इनकी आगे की रणनीति क्या है, इन सब पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आने वाला समय बताएगा कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी की रणनीति क्या है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक वैक्यूम है और युवाओं में उबाल है, और उनको एक ठिकाना चाहिए, एक अपना नेतृत्व चाहिए। और क्या उसके लिए देश तैयार है, उसके लिए क्या विपक्ष तैयार है, विपक्ष क्या कर रहा है, ये सब भी समझना ज़रूरी है। लेकिन आज की तारीख में अमलिंदु जी, आज की तारीख में ये साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं
एक उफान है और इन सब में एक दबाव भी है, चाहे वो सरकार के ऊपर दबाव हो, चाहे न्यायपालिका के ऊपर दबाव हो, लेकिन दबाव क्रिएट करने में विपक्ष यहाँ पर थोड़ा सा कहें तो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल राजीव जी, विपक्ष इस समय कामयाब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मतलब दिखाई भी क्या पड़ रहा है, मतलब कामयाब हो चुका है, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं। अगर सीजीआई साहब को राजीव जी एक तरीके से कहा जाए माफीनामा ही है, हालांकि वो भी बहुत शातिर तरीके से माफीनामा उन्होंने जारी किया, जो भी विज्ञप्ति उन्होंने जारी करी उसके लिए मजबूर होना पड़ा, तो विपक्ष जो था उसने हमले किए और जो मनोज झा है उन्होंने जो चिट्ठी लिखी लंबी चौड़ी राजीव जी, वो राजनीतिक दल अगर इस तरीके से नहीं, वो सफाई थी, सफाई थी, हाँ सफाई थी, सफाई थी, कोई माफीनामा भी सफाई थी वो। तो वो सफाई जो है वो भी बहुत शातिर तरीके से थी। उसमें जैसा आपने कल भी कहा कि अभी भी ये स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया या गलत उन्होंने कुछ कहा, ये उन्होंने नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि मैंने इनके लिए नहीं कहा था, उनके लिए कहा था। तो इनके लिए उनके लिए का सवाल है ही नहीं, आपने किसी के लिए भी क्यों कहा? सवाल तो यह है, आपका काम किसी के लिए कुछ कहना नहीं है, आपका काम फैसले देना है, फैसला दीजिए, घर को जाइए, आराम कीजिए, किताबें पढ़िए कानून की, ताकि कल को आगे सही से आप फैसला दें। तो वो ना करके आप ये कर रहे हैं। तो राजीव जी ये दबाव, ये स्थिति मतलब न्यायपालिका के सामने भी ये आई कि ऐसा नहीं है कि आप वहाँ बैठकर कुछ भी उपदेश दे देंगे और किसी पे कुछ भी टिप्पणी कर देंगे और लोग इस डर से कि साहब आप जो है सुप्रीम कोर्ट साहब हैं और आप सीजीआई साहब हैं, आप अवमानना का नोटिस भेज देंगे, 6 महीने की सजा दे देंगे तो लोग खामोश हो जाएंगे। तो आपको ये अनुमति नहीं मिली हुई है। ये राजीव जी एक चीज सामने आई और इसको मुझे लगता है कि समझना पड़ा। 70 सालों में पहली बार है, चूंकि 70 सालों का मुहावरा राजीव जी बहुत चलता है, लोकोक्ति जो है मोदी जी की दी हुई है 70 सालों में, तो ये भी 70 सालों में पहली बार है कि किसी सीजीआई को अपनी सफाई जो है वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके देनी पड़ी। तो ये राजीव जी निश्चित तौर पर एक दबाव का मसला है। इसी तरीके से नीट के मसले को लेकर राजीव जी, राहुल गांधी ने एक दिन में 3 ट्वीट किए इस्तीफा मांगते हुए धर्मेंद्र प्रधान के, और सिर्फ ट्वीट नहीं किए, सड़कों पर राजीव जी हमको कल दिखाई पड़ा है कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने जबरदस्त प्रदर्शन किए, देश भर में प्रदर्शन किए, जगह जगहों से खबरें आई हैं लाठीचार्ज की, गिरफ्तारियों की। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राजीव जी प्रदर्शन किए हैं। तो ये इस तरीके से, चूंकि अब मीडिया नहीं दिखाता है तो हम कहेंगे विपक्ष कहीं है ही नहीं। तो ये कैसे हो सकता है राजीव जी? अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो विपक्ष है ही नहीं, सड़कों पर है ही नहीं। 45 डिग्री और 47 डिग्री में जो लाठियां खा रहे हैं पुलिस की, जो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं? विपक्ष के ही लोग हैं ना राजीव जी, वो जो इस आंदोलन में कूदे हुए हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कह देना कि विपक्ष कहीं है ही नहीं, सब विपक्ष का स्थान जो कोई दूसरा बन रहा है, मुझे लगता है कि मैं इससे कम से कम राजीव सहमत नहीं हो सकता कि साहब विपक्ष जो है घर में बैठा हुआ है तो कोई दूसरा उसका स्थान बन रहा है। विपक्ष जितना काम विपक्ष के तौर पर करना चाहिए वो उतना काम विपक्ष कर रहा है, और इससे बेहतर काम क्या हो सकता है? अभी हम लोगों के बीच में चल रहा है राजीव जी, ये राजस्थान का मुझे लगता है ये विजुअल है, वहाँ किस तरीके से बैरिकेटिंग तक जो पहुंचे हैं, वाटर कैनन से जो बौछार की जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यही तो राजीव जी जन आंदोलन होते हैं, और क्या होता है? यही जन आंदोलन होते हैं, ये किए जा रहे हैं। तो बाकी अब होगा, आगे देखा जाएगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर सही है कि दबाव सरकार पे बन रहा है, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें हों उसको लेकर भी, वरना एक सादा बढ़ा देते। अगर राहुल गांधी 29 अप्रैल को ये ट्वीट नहीं करते कि चुनाव हो गया, अब महंगाई की बारी है और जेब काटी जाएगी आपकी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाएंगे, तो राजीव जी क्या अभी तक 4 ही रुपये पड़े होते? और वो भी किस्तों में। एक किस्त में ही राजीव जी 150 रुपये कर दिया गया होता पेट्रोल। जैसा कि हम लोगों ने अब तक देखा है कि चुनाव जो है वो खत्म होता है, शाम 5 बजते हैं, और उसके बाद पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम तुरंत बढ़ा दिए जाते हैं। अब किस्तों में बढ़ाए जा रहे हैं ताकि मालूम ना पड़े राहुल गांधी की बात को सच ना मान ले लो कि राहुल गांधी ने जो कहा वो वही हुआ। तो ये राजीव जी एक तरीके से मुझे लगता है कि देश के अंदर परिस्थितियां जो हैं, और इन परिस्थितियों को बनाने के लिए राजीव जी कोई दूसरा जिम्मेदार थोड़ी है, ये जिम्मेदार सरकार है। ये सरकार जिस तरीके का काम कर रही है उसके वजह से ही इस तरीके का आक्रोश एक पनप रहा है। अब आप संसदीय समिति के सामने जाकर कहने कि पेपर लीक नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है कि हमारे सोर्स मतलब हमारे सर्वर से नहीं हुआ, ये कहा गया कि हमारे सर्वर से नहीं हुआ। आपके सर्वर से नहीं हुआ तो कहां से लीक हुआ? फिर कहां से लीक हुआ ये बताइए ना। फिर कहां से लीक हुआ? लीक तो हुआ है पेपर, और अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो आपने परीक्षा क्यों स्थगित कर दी? इसका क्या जवाब है? उसकी निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? एग्जाम आप कंडक्ट करवा रहे हैं, एग्जाम आप कंडक्ट करवा रहे हैं, और कोई तीसरा चोरी करके ले गया, बोलेंगे नहीं जी हमारे घर से नहीं हुआ जी।
हमारे घर से नहीं, वो पड़ोसी के घर से हो गया, तो पड़ोसी के घर में आपने सामान रखा ही क्यों था कि वहां से चोरी हो जाए? तो सवाल ये है कि आपने पड़ोसी के घर में रखा था, तो वहां आपने क्यों नहीं आपने उसका इंतजाम किया कि वहां कुछ होगा? तो ये राजीव जी जिस तरीके से बहाने बनाने की कोशिश है, मुझे लगता है ये आंदोलन बढ़ेगा। और सिर्फ यही आंदोलन नहीं राजीव जी, और भी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी जगह जगह प्रदर्शन हुए। समाजवादी पार्टी के लोगों ने ठेले पे सिलेंडर रख के लखनऊ में प्रदर्शन किया, गिरफ्तारियां भी हुई, इस तरह की चीजें भी हुई हैं। तो विपक्ष को जो अपना काम है वो अपना काम विपक्ष कर रहा है। मीडिया अगर नहीं दिखाता है तो हम ये मान लें कि विपक्ष गायब हो गया, तो राजीव जी फिर मीडिया ही सही दिखाता है, फिर तो उसी को मान लिया जाए, फिर वही करता है, क्या कहा जाए। वही वही बात, तो इसलिए तो ये विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, जो सच्चाई है देश में, जो कुछ दिख रहा है, जो हो रहा है, वो जो सड़कों पे जो लोग हैं वो हम दिखा रहे हैं। अगर इतनी गर्मी में भी लोग रोड पे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल का रेट, डीजल की कीमत, ये सब कुछ लिखा हुआ, और महंगाई के खिलाफ हो, चाहे इसमें आप कल देखिए नीट परीक्षा के लिए, और उसमें उसके लिए जो विजुअल्स हम लोग राजस्थान के लगातार दिखा रहे हैं, राजस्थान है, उधर कर्नाटक में भी हुआ, अलग अलग जगहों पे, तो साफ दिखता है कि विपक्ष तो अपना काम कर रहा है। और इसको गति तब मिलेगी जब थोड़ा मीडिया भी इसको दिखाना शुरू करेगा। अन्ना का आंदोलन जो हुआ था, स्वामी जी, बहुत लोग नहीं होते थे, गिने चुने लोग होते थे, लेकिन मीडिया को जिस ढंग से मीडिया ने जैसे प्रचारित किया, देश का आंदोलन बना दिया, और रात दिन उसी पर डिबेट कर कर के लोगों को वहाँ इकट्ठा करवाया। तो एक मीडिया का काम होता है वो करे, लेकिन मीडिया अगर काम ना करे तो फिर क्या किया जाएगा? अब मीडिया कुछ चीज़ों को ढकने की कोशिश करे तो क्या कह सकते हैं? लेकिन देश की जनता आज न कल तो जागती तो है, जागेगी, जाग रही है, दिख रहा है। अगर कॉकरोच पार्टी से ही लोग इतने जुड़ रहे हैं तो वो भी कुलबुला रहे होंगे अंदर अंदर कि नहीं, हमको कोई विकल्प मिले, इसलिए वो जा रहे हैं। तो ज़रा एक कमेंट आपसे भी लेना चाहता हूं स्वामी जी इसी तमाम मसलों पे, और फिर आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, वही बात है कि गोदी मीडिया अपोजिशन का साथ नहीं देगा, नहीं दिखाएगा। अब जो चीज़ अब जानते हैं कि नहीं होगी, उसके बारे में बात क्यों करना? हमें यह भी पता है कि जो 2013 में आंदोलन चला था वो आरएसएस स्पॉन्सर्ड था, और जिसमें बड़े बड़े कैपिटलिस्ट और पूंजीपतियों का हाथ था, जो कि उस सोशलिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार को गिराकर एक कैपिटलिस्टों की सरकार बनाना चाहती थी। उन्होंने बना ली। अन्ना हजारे जैसे फर्जी आंदोलन का उन्होंने साथ दिया, और मानी बात है एक त्रिकुट बन गया, एक सारे गोदी मीडिया का बन गया, उसमें कैपिटलिस्टों का बन गया, और आरएसएस स्फूर्त ये पार्टी जो अन्ना हजारे की थी उसने किया। वो एक अलग किस्सा है। यहाँ पर लड़ाई है उस सत्ता से जो कि निरंकुश सत्ता है, और जो तानाशाही सत्ता है, और जो हमारे देश के गरीब लोगों का ध्यान नहीं रखता। अब मुझे देखिए, सीधी सी बात यह है, मेरे को ऐसी सत्ता पसंद नहीं है जो बच्चों को नौकरी न दे, जो किसानों को मरने दे, जो लोगों को अग्निवीर बना दे। ये फैक्ट है। गोदी मीडिया आपका साथ नहीं देगा, पूंजीपति आपका साथ नहीं देंगे। कांग्रेस के पास 100 करोड़ रुपए होगा तो बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपए होगा, उनके पास पीएम केयर फंड में भी पैसा होगा, उनको चुनावी बॉन्ड में भी पैसा मिलेगा, उनको पूंजीपति पैसा भी देंगे। कांग्रेस को अगर कोई पूंजीपति पैसा देना चाहेगा तो ईडी रेड हो जाएगी, उसे जेल भेज दिया जाएगा। ये सारी चीजें देश को पता है। अब सवाल उठता है, इस प्रतिकूल परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, क्या हम इस तानाशाह सरकार को सहन करें या उसका विरोध करें? अगर महात्मा गांधी आज जिंदा होते, आज पंडित चंद्रशेखर आजाद जिंदा होते, अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते, क्या इसी के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी? इसी देश को बनाने के लिए जान दी थी, जहां ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो हैं वो एसआईआर करा के 27 लाख वोट कटवा के। तो देखिए, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, मैं हर उस पार्टी, मेरे को कोई किसी से कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार की निरंकुश तानाशाह सरकार हटनी चाहिए। जो भी आगे बढ़ेगा अप्रूव हो जाएगा। अगर भाई देखिए, कॉकरोच पार्टी अगर एक कागजी पार्टी है, अगर इंटरनेट की पार्टी है, और वो वहीं बैठ के अपना अमेरिका में स्टेटमेंट देंगे, 15 दिन के बाद लोग उनको भूल जाएंगे। लेकिन कम से कम उनसे एक फायदा हुआ है राजीव जी, उससे फायदा हुआ है कि जो कांग्रेस सड़क पे उतरती थी, लेकिन जैसे वो राजस्थान में उतरी है, जैसे वो मध्य प्रदेश में उतरी है, जैसे सुरजेवाला लेके हरियाणा में उतरे हैं, इसका माने उत्प्रेरक ने अपना काम कर दिया, कैटलिस्ट ने अपना काम कर दिया, और कांग्रेस सड़क पे उतर आई। गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, हम आप तो दिखाएंगे ना। देखिए, जनता तो कुलबुला रही है, जनता तो ये कहती है कि आओ सड़क पे आओ ना, हम तो आने को तैयार हैं। आपने हरियाणा में भीड़ देखी, आपने राजस्थान में देखी, इसका माने जनता साथ खड़े होने का तैयार है ना।
कॉकरोच पार्टी खत्म हो जाएगी 15 दिन के अंदर, अगर सड़क पे नहीं उतरेगी, अगर वो हवाई किले बनाएगी। लेकिन अभी हम जो लड़ रहे हैं वो आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये जो भी हैं, चाहे अभिजीत हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, ये आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे भैया, अगर आरएसएस द्वारा पोषित सरकार को हटाने के लिए, अरे जो भी उसे हटाएगा कांटे से कांटे को निकाल लेंगे, वो बाद में देखा जाएगा। अभी कोई विवेचना करने की, मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो ये देखना है कि ये निरंकुश सरकार, ये बच्चों के आत्महत्या पर चुप रहने वाली सरकार, 26 जवानों की पहलगांव के अंदर मृत्यु के बाद 40 जवानों की मृत्यु पुलवामा के अंदर और पठानकोट और उरी, दुनिया भर के टेररिस्ट अटैक होने के बाद और डोनाल्ड ट्रंप से अपमान सहने के बाद ये सरकार हटनी चाहिए। कौन हटाता है? जो भी हटाएगा हम उसके साथ। जी जी, देखते हैं कौन हटाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है स्वामी जी, ये बहुत बड़ा सवाल है और ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। प्रशांत टंडन जी, ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ, देश की सियासत में अभी आप गाय की बात कर रहे थे और उधर पश्चिम बंगाल में भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और वो आग भी, वो उसकी लपटें भी शायद बाहर आ सकती हैं। क्या कुछ चल रहा है ज़रा आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ। और ये मूल प्रश्न तो यही है कि देश में जो उथल पुथल की स्थिति है, वो स्थिति क्या आगे इसी ढंग से रहेगी, वैसे हालात वैसे ही रहेंगे या बदलेंगे? पश्चिम बंगाल में राजीव जी हुआ है और या जो हो रहा है वो कॉकरोच जनता पार्टी से कहीं ज़्यादा क्रांतिकारी है और वो देश की राजनीति को बहुत गहराई से बदलने वाली बात है और वो आरएसएस की 100 साल की मेहनत पे पानी फेरने वाली बात है। मैं उसको बताऊंगा, लेकिन जरा दो बातें मैं कॉकरोच जनता पार्टी या कॉकरोच मूवमेंट पे कर लूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं उसमें। देखिए, पहली बात कि चीफ जस्टिस ने युवाओं को कॉकरोच कहा। पूरे देश के, कॉकरोच जनता पार्टी बनने से पहले की बात है ये, पूरे देश के युवाओं ने उस पर अपना गुस्सा जाहिर किया। एक बात, उन्होंने चीफ जस्टिस का भी लिहाज नहीं किया। अभी तक क्या होता था कि लोग चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का लिहाज करते थे, यानी न्यायपालिका ने अपने कुछ पिछले कामों से उस लिहाज को खत्म कर दिया। तो और ये गुस्सा जो लोगों का दिखाई दिया, ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि देश का युवा, देश का जनजी ये तानाशाही, ये अवतारों की तरह बात करने की परिपाटी को पसंद नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ गुस्से में है। उसी गुस्से ने कॉकरोच पार्टी को रातों रात जो है वो बड़ा एक बैनर बना दिया। एक बात, मैं कॉकरोच जनता पार्टी से अभी, क्योंकि नया सब मामला है, आगे कैसे जा रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा कुछ अभी पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं उनके लिए सिर्फ एक कसौटी है मेरी, सिर्फ एक कसौटी राजीव जी, कि कॉकरोच जनता पार्टी का रवैया इस रवांडा मीडिया या गोदी मीडिया के लिए क्या रहता है और गोदी मीडिया कॉकरोच जनता पार्टी को कैसे डील करता है। अगर वहां कोई जुगलबंदी दिखाई देगी तब मुझे शक होगा कि हाँ, ये गड़बड़ है। और अगर ये कॉकरोच आंदोलन अगर गोदी मीडिया के खिलाफ भी आता है तो राजीव जी मानिए कि 24 घंटे लगेंगे इस रवांडा मीडिया, हिंदू मुसलमान मीडिया को ठीक होने में। और एक बार ये ठीक होगा तो फिर सब ठीक होगा, पूरे घर के बदल जाएंगे। तो ये मुझे सिर्फ एक कसौटी है कि ये जो कॉकरोच मूवमेंट है, ये कॉकरोच मूवमेंट का गोदी मीडिया के प्रति क्या रवैया है और गोदी मीडिया इनको कैसे डील कर रहा है। अभी तक जो मुझे दिखाई दिया है कि गोदी मीडिया इसके प्रति नरम है, डर वो भी रहे हैं। तो इसी एक कसौटी पर देखूंगा। एक दूसरी बात,
जो बंगाल में हो रहा है वो बहुत क्रांतिकारी है। राजीव जी, इस देश में 100 साल से भी ज्यादा समय से गाय पर राजनीति हो रही है। आरएसएस जब से पैदा हुई तब से ये कर रही है, और इस 100 साल में ये बताया गया कि मुसलमान गाय को काटता है, और उसके इर्द गिर्द एक राजनीति बनी। वो राजनीति अब सत्ता में है तीसरी बार। इस पूरे 100 साल में ये नहीं बताया गया कि गाय कटवाता कौन है, गाय कटने का फायदा किसको मिलता है, गाय कटने से पैसा कौन कमा रहा है, ये नहीं बताया गया। बंगाल के लोगों ने ये इस सच से पर्दा हटा दिया, साफ कर दिया। अब उन्होंने कहा कि हम गाय नहीं खरीदेंगे। व्यापारी जा रहे हैं, करोड़ों रुपया लोन लिया है, बैंकों से लोन लिया है, महाजन से लोन लिया है, गाय को चारा खिलाया है, पाला है, और ले जाके दे रहे हैं कि भैया कुर्बानी दो इसके लिए और हमको पैसा दो। मुसलमान कह रहा है बंगाल का कि जी ये आपकी माता है, आप इसको ले जाइए, आप इसकी पूजा कीजिए, इसको सेवा कीजिए। और सड़कों पे है, लोग रो रहे हैं, पैसा फंस गया लोगों का। तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी, जो गांधीवादी तरीके से बंगाल के मुसलमानों ने आरएसएस की 100 साल की जो कारीगरी थी, जो मेहनत थी, उस पर बड़ी चुनौती दी है और गांधीवादी तरीके से दी है। तो और ये अगर बंगाल के बाहर भी गया राजनीति, और अभी बकरीद में 2 दिन का टाइम है, अभी खरीद फरोख्त चल रही है जानवरों की, अगर ये बंगाल के बाहर भी गया तो निश्चित मानिए कि ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और बंगाल में जो हुआ वो बहुत क्रांतिकारी ऑलरेडी हो गया है। तो ये सच अब सबके सामने है कि गाय जो है वो मुसलमान अगर काटता है तो कटवाता कौन है इसको। जाहिर सी बात है कि गाय बंगाल में कौन लोग हैं जो परेशान है, बंगाल के हिंदू परेशान है। बंगाल के हिंदू जो है वो ले जाके मुसलमानी बस्तियों में जा रहे हैं कि भैया गाय खरीद लो, हमको अपनी बहन की शादी करनी है। वो कह रहा है इसको आप ले जाइए, ये आपकी माता है, इसकी पूजा कीजिए, इसकी सेवा कीजिए। तो ये बहुत समझदारी भरा कदम है, ये क्रांति से कम नहीं है। और उस सवाल का जवाब देश की जनता के सामने है, जो आरएसएस ने नहीं बताया कि गाय कटवाता कौन है, गाय कटने से पैसा किसके पास जाता है। जी 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 सुनील जी, गाय की सियासत भी खूब आगे निकल रही है उधर, खासकर बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल में। क्या ये सियासत आगे बढ़ने वाली है? क्योंकि देखिए तो मूल में बीजेपी के जड़ में गाय की सियासत है, और आरएसएस बीजेपी ये और एक सेंटिमेंटल माहौल क्रिएट करने की कोशिश होती है, सेंटिमेंट्स को यहाँ प्रभावित करने की कोशिश होती है कहें तो, और हिंदू सेंटिमेंट्स को। और लेकिन उसके बाद अगर कुछ बातें, कुछ पोल ऐसे खुलें कि गाय पालता कौन है, वो बेचता किसको है, ये सारी चीज़ें सामने आएँ। अब वहाँ के मुसलमान कह रहे हैं कि हम नहीं काटेंगे, हमको नहीं चाहिए, तुम ले जाओ, गाय माता है तुम्हारी, पूजा करो। परेशान हैं लोग। हुमायूं कबीर का बयान आपने सुना होगा, कल आया था कि कोई कितना भी रोक ले हम तो काटेंगे। ये काटेंगे जो और वो हुमायूं कबीर किसके द्वारा संरक्षित हैं ये यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो सियासत, और चूँकि उत्तर प्रदेश में भी इसकी सियासत खूब चलती रही है, आप उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए आपसे समझना चाहता हूँ कि ये क्या यहाँ भी घिरती हुई नज़र आती है मोदी सरकार, बीजेपी खासकर? नहीं, गाय तो हमेशा से सियासत के ही केंद्र में रही है। अगर गाय के को लेकर के यह सरकार बहुत चिंतित है, गायों की दुर्दशा को लेकर के यह बहुत चिंतित है, तो गायों के रख रखाव के लिए क्या कर रही है? आपने कहा कि बड़े बड़े आपने गौशालाएं बना दी, बढ़िया। उन गौशालाओं की स्थिति क्या है? उन गौशालाओं में उन जो गाय वहां पे हैं उनके खाने पीने के इंतजाम कैसे हैं? खबरें आने बंद हो गई। सवाल इस बात का है कि अगर आप तो केवल और केवल गायों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं,
गायों को लेकर के लोगों के मन की भावना का जो भावनाएं हैं उसको आप उससे उस पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप गायों को बचाओ। गाय कोई पहली बार आई है क्या धरती पर? गाय क्या पहले बिकती नहीं थी? इसी देश में तो बिकती रही है। जब गाय दूध देना बंद कर देती थी तो क्या होता था? आखिर वो किसान तो उसको प्रयास से हटाता ही था। क्या जो दुधारू पशु ऐसे हैं जो दूध नहीं दे रहे हैं उसको वो किसान अपने पास बांधे रख सकता है? संभव है उसके लिए? जो व्यवहारिक पक्ष है वो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। उस व्यवहारिक पक्ष से आप हमेशा लगातार इनकार करते रहते हैं। जो स्थिति बन गई, जो आज अगर आप गायों को या जानवरों के बिक्री पर आपने रोक लगाई तो उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति पैदा होगी? सड़कों पे जो ऐसे जानवरों की भीड़ लग गई जिसका कोई माई बाप नहीं है, कोई क्लेम करने वाला नहीं है। शहरों में आप गायों को या बीमार गायों को प्लास्टिक खाते हुए आप देख सकते हैं। क्या किसी की निगाह नहीं पड़ती है? क्या लोग देखते नहीं है इसे? तो आप गायों के को लेकर के बहुत मुतमईन नहीं है, उनको लेकर के बहुत संजीदा नहीं है। नहीं, कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। हालत इसकी यह है कि आप सर्वे करा लीजिए कि विभिन्न जिलों में पशु चिकित्सालयों की स्थिति कितनी है। जो पशु हैं उनके चिकित्सा तो होनी चाहिए, उनके लिए तो चिकित्सक होने चाहिए, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर किसी का गाय बीमार हो गई, किसी की भैंस बीमार हो गई तो उसको चिकित्सकीय परामर्श कहाँ मिलेगा? कितना बड़ा नेटवर्क है आपका? खोजे नहीं मिलेंगे आपको लोग। तो जो पश्चिम बंगाल के व्यापारियों ने दिखाया, कमाल की चीज है वो। भाई मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास। और कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया उन्होंने कहा कि नहीं हम गाय नहीं खरीदेंगे, और बहुत विनम्रता पूर्वक कहा उन्होंने कि आप गाय आपकी माता है, इसकी सेवा कीजिए, अपने पास रखिए। और आप लाइनें देख लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं जो जानवरों को बेचने के लिए जा रहे हैं। तो ये इस पे आप सियासत कर लीजिए। हुमायूं कबीर साहब बोल रहे हो तो हुमायूं कबीर साहब कटवा लें, कितने लोग कौन सी व्यवस्था कर लें? तो एक इसके नाम पर गायों के कटने या बड़े जानवरों के कटने के नाम पर जो सियासत दीजिए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी पश्चिम बंगाल में, उसे प्लेता लग गया, वो पूरी तरह से रुक गया। अब यह इस तरह की प्रतिक्रिया जो स्वाभाविक सी बात है, जो प्रसाद जी ने कहा कि आखिर इसका व्यापार कर कौन लोग रहे हैं? इन बड़े जो बीफ का निर्यात करने वाले लोग हैं वो हैं कौन? इसकी भी तो शिनाख्त हो जी, इसकी भी तो पहचान कराइए। बताइए कौन सा वर्ग है, किस समूह के लोग हैं, क्या नाम है उनका, इन फर्मों को चलाने वाले कौन से लोग हैं जो इस व्यापार में लगे हुए हैं? क्या बीफ का निर्यात बंद हो गया? क्या जानवरों का मांस जो विदेश से भेजा जाता था और वो एक आधा किलोग्राम भी नहीं जाता है कहीं भी, सब ठप हो गया है? ये केवल और केवल एक नैरेटिव बनाना है और अपनी राजनीतिक पूंजी बनानी है। जो काक्रोच जनता पार्टी है, मेरा सवाल कर आखिर काक्रोच जनता पार्टी का सांप्रदायिकता के बारे में क्या राय है? जो काक्रोच जनता पार्टी का जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण सत्तारूढ़ दल लगातार करता रहता है, उसके बारे में उसकी क्या राय है? उसका वैचारिक आधार क्या है? निश्चित रूप से उन्होंने जो लोगों के मन में आक्रोश है उसको व्यक्त करने का एक मंच उन्होंने दे दिया जी। लेकिन इस आक्रोश का परिणाम क्या होगा? आप शाक ऑब्जर्वर की तरह से उस पूरे की पूरी आक्रोश को खत्म कर देना चाहते हैं या किसी परिणति तक ले जाना चाहते हैं? अगर कोई आक्रोश परिवर्तन के लिए माध्यम नहीं बनता, परिवर्तन की तरफ दिखता नहीं, बल्कि परिवर्तन की तरफ दिख रहे आक्रोश को संकुचित करने का की जो कोशिशें हैं वो अगर परवान चढ़ती हुई दिखती है, तब सवाल पैदा होता है। निश्चित रूप से घटनाएं भी महत्वपूर्ण है। नीट का प्रश्न पत्र आउट होना बिल्कुल महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन जिन कारणों से ऐसा हो रहा है उन कारणों के बारे में तो आपको राय देनी पड़ेगी ना। आखिर आपको बताना पड़ेगा। इस देश में सांप्रदायिकता एक बड़ा सवाल है। इस देश में आम व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। 5 किलोग्राम जिन लोगों को 5 किलो अनाज मिलता रहता है, उसके बारे में आपकी धारणा क्या है? कैसे करेंगे आप? गरीबी रेखा से उनको ऊपर लाएंगे, गरीबी से आप उनको मुक्त करेंगे? तो एक कुछ तो एक आपकी वैचारिकी बननी चाहिए। मेरा जो इनके पूरे प्रयासों के पीछे लोग हैं कौन, क्या चाहते हैं उसको करना हो? और जो गोदी मीडिया की बात, आप सोचिए कि राहुल गांधी ने जब मांग की कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, कितना इसको प्रमुखता दी गई?
और जो कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष संस्थापक जी हैं दीप्ति साहब, उनके बयान लगातार दिखाए जा रहे हैं कि उन्होंने मांग किया कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जी, ये सवाल इस बात का कि जो कोई भी प्रयास किया जा रहा है उन प्रयासों के पीछे उनके पीछे के मंतव्य को जानना आवश्यक है, अन्यथा और इसलिए जानना आवश्यक है कि लोग परिवर्तन के जो प्रयास है, बदलाव के जो प्रयास है, वो कुंद नहीं होने चाहिए। उनको भोथरा करने की जो कोई भी कोशिश हो रही है उसकी पहचान करना आवश्यक है। मैं कोई संदेह नहीं करता कांग्रेस जनता पार्टी का मंतव्य क्या है, कौन लोग पीछे है, लेकिन मैं जरूर कहता हूँ, मैं इस युवाओं के मन में जो आक्रोश पनप रहा है उसके व्यक्ति जो है उसका समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन किस दिशा में उसको ले जाया जा रहा है, इसको इस पूरे के पूरे आक्रोश की भ्रूण हत्या हो जाएगी या ऐसे कोई परिणाम है? यह जो कोशिश है वो भ्रूण हत्या की कोशिश है या एक अंजाम तक ले जाने का प्रयास है? इसका परीक्षण बहुत आवश्यक है, इसलिए कि अतीत में इसके बारे में बहुत अच्छे अनुभव नहीं रहे हैं हमारे यहाँ या देश के लोगों के। जो ताकतें उभर करके आई, उनका जो स्वरूप सामने आया वो बहुत अच्छा नहीं रहा। वही सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते हुए नजर नहीं आए, वह इन अधिनायकवादी ताकतों से लड़ते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने भी वही रास्ता अख्तियार किया कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा था तो कोई दूसरा आदमी जय हनुमान का नारा लगा लेगा। जी, ये परिवर्तन का लक्षण नहीं है, बल्कि परिवर्तन की धार को कुंद करने की कोशिश है। इसलिए मेरा केवल यह है कि इस पूरी की पूरी कोशिश की एक बहुत ही तार्किक और संजीदा परीक्षण और एक ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी को ले आइए जरा स्क्रीन पर। और अमलेंदु जी, जरा समझना चाहता हूं आपसे, क्या मुद्दे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं देश में, या SIR जिंदाबाद, मुद्दा कुछ भी ले आइए? देखिए राजीव जी, मुद्दे तो रहेंगे, SIR जिंदाबाद होगा तब भी मुद्दे रहेंगे। मुद्दे तो मर नहीं सकते राजीव जी, तो मुद्दे तो रहेंगे। इससे आपको ये सोचे कि SIR से हम सिर्फ सरकार बना लेंगे, मुद्दे भी मर जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। SIR से आप सरकार चोरी कर सकते हैं, लोकतंत्र पे डकैती डाल सकते हैं, लेकिन मुद्दे खामोश मतलब खत्म हो जाएंगे और जनता खामोश हो जाएगी, ये राजीव जी किसी भी हाल में नहीं हो सकता। और अगर ये आप करना भी चाहें और तानाशाही भी ले आए तब भी जो है आवाज़ें राजीव जी दबाई नहीं जा सकती। तो ये तो एक अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा जो SIR के भरोसे सब काम करते रहते हैं राजीव जी उनको। तो इसलिए निश्चित तौर पर राजीव जी मुद्दे हैं, मुद्दे रहेंगे और मुद्दों से सामना भी करना पड़ेगा। सरकार आपकी भली आ गई हो, अब सरकार आ गई आपकी पश्चिम बंगाल में, मुद्दा आप ही का था और उस मुद्दे से आप ही को दो चार होना पड़ रहा है। भाई गाय का मुद्दा तो आप ही का है ना, अब गाय के मुद्दे से आप ही को दो चार होना पड़ रहा है, मुसीबत आप ही के सामने खड़ी हो रही है। तो जो आपका ही मतदाता है वही आपके खिलाफ हुए चला जा रहा है, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो मुद्दे राजीव जी कभी खत्म नहीं होते हैं, मुद्दे खत्म होंगे भी नहीं, और जहाँ लोकतंत्र नहीं होता है वहाँ भी मुद्दे रहते हैं। तो मुझे लगता है राजीव जी के मुद्दे तो रहेंगे, मुद्दों पे बात भी होगी, मुद्दों पे आंदोलन भी होंगे, मुद्दों पे राजनीति भी होगी, सब कुछ मुद्दों पे होगा। अब मीडिया के जरिए आप भटकाने की कोशिशें जितनी कर सकते हैं उतना आप करेंगे, जाहिर सी बात है कि उसमें आपको महारत हासिल है तो आप करना चाहेंगे, लेकिन उससे आप कोई जीत जाएंगे और मुद्दे खत्म हो जाएंगे, मुझे राजीव जी इस तरीके से नहीं लगता है। तो इसलिए एक संघर्ष निश्चित तौर पर जारी रहेगा और संघर्ष को कुचलने की जो राजीव जी तैयारियां हैं वो भी रहेंगी, लेकिन संघर्ष भी जारी रहेंगे, उनसे मोर्चा भी जारी रहेगा, इसको किसी भी तरीके से कुचला नहीं जा सकता। अब जो सुनील जी ने कहा मुद्दों की बात, साहब कांग्रेस जनता पार्टी का क्या है, तो राजीव जी उसकी वेबसाइट पे कहीं कोई मुद्दा नहीं है, ना उनका कहीं कोई मैनिफेस्टो है, ना कहीं उनका कोई उद्देश्य है कि वो किस उद्देश्य के लिए है। तो इसलिए उद्देश्य की बात करना जो है वो मुझे लगता है भी ठीक नहीं है। तो बाकी आपको देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। उनके जो हैंडल है जो उस पर बना इंस्टाग्राम पे, वो अप्रैल 2026 का बना हुआ है, 2 बार अब तक उसका नाम बदला जा चुका है, अब उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो अब ये तमाम चीजें राजीव जब निकलकर धीरे धीरे आएंगी तो सब मालूम पड़ेगा। नाम तो खैर पहले से अकाउंट हैंडल बन गया, नाम बदल दिए, नया कर लिए, वो मायने नहीं रखता। मायने जो है वो मायने ये है कि इनकी दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, बिल्कुल सपोर्ट किसका है,
आने वाले समय में क्या करना? सिर्फ ये कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अच्छे फॉलोअर्स के साथ हम आ गए, बस इतना ही है? या आप कोई आंदोलन करना चाहते हैं? देश में आंदोलन करना चाहते हैं तो आंदोलन के लिए सपोर्ट कौन कर रहा है आपको? आपके पीछे किसका हाथ है? और चूँकि ये ऑलरेडी इनका दीपके जो हैं, अभिजीत दीपके, जो कॉकरोच जनता पार्टी के ओनर हैं, उस हैंडल ही कहूंगा अभी, सोशल मीडिया और तो कुछ है नहीं। आप नाम कुछ भी रख लीजिए, आप अमलेंदु उपाध्याय देश के प्रधानमंत्री लिख लीजिए, तो आप प्रधानमंत्री थोड़े हो जाएंगे। आप तो हाँ, नहीं, लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप प्रधानमंत्री नहीं हो जाएंगे ना। तो वैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी अगर लिख लिया किसी ने, तो कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पर एस्टेब्लिश उस ढंग से आके चुनाव तो लड़ने के लिए नहीं खड़ी हो गई है अभी। बात यह है कि एक ने बनाया है, अब उसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या ये उसी ढंग से है जैसे अन्ना के आंदोलन के समय, अन्ना आंदोलन, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी और तमाम वो कुनबा जो था, उसके साथ ये भी अभिजीत दीपके उनका सोशल मीडिया हैंडल करता था, ये फिर उसी बैकग्राउंड को आगे बढ़ा रहा है या कुछ और है? देखा जाएगा आने वाले समय में, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। सच सही है, फर्जी है, कौन है, क्या है, बहुत तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। हम लोगों के पास भी फ़ोन आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि सच में क्या है ये। तो उन सब चीज़ों को हम लोग भी खंगाल रहे हैं, खंगालने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन मैं कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ कि युवाओं को के अंदर जो उबाल है, युवाओं के अंदर जो कुलबुलाहट है, और उनको कौन अपने पाले में लेके आ सकता है, ये देखने की ज़रूरत है। अच्छी बात है कि राहुल गांधी लगातार इस पर काम कर रहे हैं, और नीट को लेकर बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी आगे कर रही है, महंगाई बेरोजगारी की बात कर रही है। गोदी मीडिया की जो बात हम कर रहे थे, वो मीडिया वो जगह विपक्ष को नहीं देता है। ये विपक्ष को भी सोचना होगा कि उस मीडिया को विपक्ष कितनी जगह देता है। जी प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं राजीव जी, कल आपने एक बात कही थी, मैं उसको आज दोहराना चाहता हूँ, और फिर हम लोग थोड़ा अंतिम समय 1 आध मिनट चर्चा कर सकते हैं। जी, आपने कहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पे जब कॉकरोच कहा तो उनका कोई बयान नहीं आया, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस वैक्यूम को युवा इस बात को महसूस कर रहा था, और तुरंत उसने अपनी राय दी। देखिए, राहुल गांधी संविधान को मुद्दा बनाते हैं, बहुत सही बात है, हम भी उसका समर्थन करते हैं। संविधान का समर्थन कौन नहीं करेगा भारत में रहने वाला व्यक्ति, सिवाय उन लोगों के जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे। तो संविधान को वो लेकर चलते हैं, लाल रंग की किताब दिखाते हैं। संविधान क्या भारत का जुडिशरी, कोई अदालत, कोई कोर्ट, कोई चुनाव आयोग, कोई संविधान के ऊपर है क्या? कोई ये पीठासीन अधिकारी लोकसभा राज्यसभा में क्या वो संविधान के ऊपर हैं? अगर वो ऐसा कोई काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात कह रहे हैं जो संवैधानिक भावना के इतर है, जो संवैधानिक भावना से मेल नहीं खाती है, तो आप उसकी आलोचना क्यों नहीं करेंगे? ये कॉकरोच मूवमेंट ने सबसे पहला जो काम किया है कि उसने सुप्रीम कोर्ट को ये बता दिया है कि आप जो है सब कुछ आपकी बात नहीं स्वीकार करेंगे। आपके पास एक कानूनी अधिकार है, आप उस अधिकार का इस्तेमाल करें। आपको संविधान ने एक बड़ी ओहदा देकर, बड़ी शक्तियां देकर बिठाया है, लेकिन आप अवतारों की तरह नहीं बात करेंगे। ये बता दिया है कॉकरोच मूवमेंट ने, देश के युवाओं ने बता दिया है, और ये संदेश मुझे लगता है कि पहुंच भी गया होगा। तो आने वाले वक्त में राजीव जी ये बड़ा चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा एकेडमिक बात है, उस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, समय जो इतिहास की धारा है वो नहीं बदलती है। 15 दिन पहले ना हम कॉकरोच जानते थे, ना कॉकरोच जनता पार्टी जानते थे, आज आ गई, सब चर्चा कर रहे हैं। तो इतिहास अपने किरदार खुद पैदा करता है,
उसको मूवमेंट अपना चाहिए, उसको रास्ता चाहिए, पानी को रास्ता चाहिए। घड़ी की सुई आगे ही चलेगी। मोहन भागवत, अमित शाह और नरेंद्र मोदी लटक जाएं उस सुई पे तो भी वो आगे चलेगी। समय को आप बुलडोजर से नहीं गिरा सकते, समय चलेगा आगे। नई पीढ़ी आएगी, नई उम्मीदों के साथ आएगी, नए वैल्यूज के साथ आएगी और उसकी आकांक्षाएं भी नई होंगी। वो प्रवचन नहीं सुनेगी आपसे, वो बताएगी कि हमको 2 + 2 = 4 होता है, ये बताओ, सीधी बात करो। चॉकलेट आप किसको खिला रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए नौकरी कहाँ आप दे रहे हो, ये वक्त आ गया, ये सवाल पूछे जाएंगे। सबसे अच्छी बात आज के युवा की जो मुझे लगती है कि उसकी बाइनरी है गुड और बैड की, उसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसी कसौटी पे वो नापता है। आप कोई हो, आप कहीं बैठे हो, कितने बड़े ओहदे में हो, अच्छा क्या बुरा क्या, उसी कसौटी पर नापता है वो। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा। तमाम मसलों पे जब हम बात करेंगे और भी बहुत सारी क्लैरिटी हमारे सामने होगी और बहुत सारे मुद्दे धीरे धीरे उफान, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है सियासी पारा भी चढ़ रहा है और मुद्दे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। चलिए इन सब पे चर्चा करेंगे। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथी जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उनका भी, और आप तमाम साथियों आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एस सी चंद्र साहब हमारे साथ, डॉक्टर दलवीर जोगर साहब हमारे साथ बने हुए हैं, और मोहम्मद